अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश ही होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके साथ जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, लास्ट लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स से, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और उसके साथ-साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये 2 टॉपिक्स भी आज हमने पढ़ने हैं। और फिर जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इस रिएक्शन को भी, इस इक्वेशन को भी हम देखेंगे कि ये हमें किस तरह मिलता है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम इस इक्वेशन से जाहिर करेंगे कि इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, जिसको हम क्या कहते हैं, अरहेनियस इक्वेशन। तो आज हमने ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा ये कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। फिर जब हमें ये इक्वेशन मिलेंगे तो उसके बाद हम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो इसके साथ हमारा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप कर जाएंगे, जो आपके सिलेबस में मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं और इसको मिटाते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ज़रा देखें कि हमारे पास क्या होता है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। या हमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के मुताबिक देयर आर 2 barriers, basically 2 barriers which the molecules are atoms of reactants must cross for effective collision। कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कुछ मॉलिक्यूल्स है या रिएक्टेंट्स के कुछ एटम्स है, तो उनके लिए 2 बैरियर को क्रॉस करना लाजमी है। और जब वो उन 2 बैरियर को क्रॉस करेंगे तब वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, और इफेक्टिव कोलिजन जब होता है तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी एक बैरियर जो है आपके पास, उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। एक इस बैरियर को पास करना पड़ेगा आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटमों को, और एक है हमारे पास एनर्जी बैरियर। एक होता है हमारे पास एनर्जी बैरियर, एक है हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर और एक है हमारे पास एनर्जी बैरियर। अब अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन बैरियर की कि ये क्या होता है और ये किस तरह क्रॉस करना पड़ता है, ओरिएंटेशन बैरियर, तो जरा देख ले। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दो एक रिएक्शन का, जिसमें हमारे पास A2 प्लस B2 रिएक्ट कर रहा है और आपको दे रहा है 2AB एज ए प्रोडक्ट्स, 2 मोल्स ऑफ AB एज ए प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो इसके लिए अगर ये रिएक्शन होना है तो इन 2 मॉलिक्यूलों को एक तो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, और उसकी ओरिएंटेशन के बैरियर पास हो जाए तो फिर उसके पास एक खास मिकदार की एनर्जी भी होनी चाहिए। ये 2 बैरियर जब वो क्रॉस करेंगे तब वो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट्स बना सकेगा, अदरवाइज नहीं, अगर इनमें से एक भी बैरियर वो क्रॉस ना कर सके। तो हम ओरिएंटेशन बैरियर की बात करते हैं, हम लिखते हैं ओरिएंटेशन नंबर 1। हमारे पास अब पहला ओरिएंटेशन जो है इसका वो किस तरह हो सकता है कि लेट सपोज आपके पास क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात कोलिजन थ्योरी समझाती है और वो कहती है कि आपके पास जो कोलिजन होगा
वो सिमल्टेनियस भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। अगर वो इफेक्टिव है लेकिन सिमल्टेनियस नहीं है, फिर भी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, और अगर वो इफेक्टिव है सिमल्टेनियस नहीं है, तब भी वो इफेक्टिव नहीं है। अब मैं ये समझाता कि ये असल में क्या बात हो रही है। लेट सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक ए है और एक बी का मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल का एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस पार्ट को मैं कहता हूँ पार्ट ए, इसको मैं कहता हूँ पार्ट बी, और इस पार्ट को मैं कहता हूँ पार्ट सी। इसी तरह इस बी मॉलिक्यूल की भी 3 पार्ट्स है, इसको मैं कहता हूँ पार्ट ए, और इसको मैं कहता हूँ पार्ट बी, और इसको मैं कहता हूँ पार्ट सी। अब लेट सपोज हम ये कहते हैं कि जब इस ए के मॉलिक्यूल की पार्ट ए और बी मॉलिक्यूल की पार्ट बी आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तब ये कोलिजन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो हमारे पास कोलिजन हो सकता है वो इस तरह हो सकता है कि ए का जो पार्ट ए हो वो रिएक्ट करे बी के, लेट सपोज यहाँ पर ये बी का पार्ट्स बी है। अब ये जब दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तब मैं कहता हूँ, यदि लेट सपोज हमें कहा गया है कि बी की पार्ट बी और ए की पार्ट ए जब आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तब ये कोलिजन वो होगा, यानी इफेक्टिव होगा। तो ये वाला कोलिजन हमें रिएक्शन यानी हमें प्रोडक्ट दे सकेगा, अगर वो फिर एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस कर सके। अब इसके लिए एक कोलिजन ये भी हो सकता है, यहाँ इसके 2 पार्ट और हैं और इसके 2 पार्ट्स और हैं। अब ये कोलिजन भी हो सकता है कि इसके पार्ट ए ये कोलाइड करे बी के पार्ट ए के साथ। अब जरा देख ले, हमें क्या कहा गया था कि जब इस ए मॉलिक्यूल की पार्ट ए और बी मॉलिक्यूल की पार्ट बी आपस में कोलाइड करेंगे तब ये कोलिजन इफेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए मॉलिक्यूल का पार्ट ए और बी मॉलिक्यूल का बी पार्ट ए आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये वाला कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। ये वाला कोलिजन क्या नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। यानी ए और बी, अगर आपको कहा गया है कि सिर्फ ए पार्ट ए का और बी पार्ट बी का जब आपस में कोलाइड करेंगे तब ये कोलिजन इफेक्टिव होगा। इसके अलावा जहां से भी ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, इसका ए इसका बी, इसका ए इसका सी, या इसका बी इसका बी, इसका सी और इसका बी, तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, अब ये तो क्या है, इफेक्टिव कोलिजन हो गई। यहाँ हमने सिमल्टेनियस की बात आपको नहीं समझाई, तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिमल्टेनियस कोलिजन की भी बात समझा दो कि लेट सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला जिसको मैं नाम देता हूँ एस, और एक मॉलिक्यूल है ये वाला जिसको मैं नाम देता हूँ ए, और एक मॉलिक्यूल है ये वाला जिसको मैं नाम देता हूँ के, एस ए के। क्लियर है? तो यहां से अब जरा देख ले, इस ए मॉलिक्यूल एस मॉलिक्यूल का एक पार्ट है ए, और इसका भी एक अच्छा एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं पार्ट बी, और एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं पार्ट सी। सिमिलरली इस ए की भी 3 पार्ट्स है, एस ए और बी और सी। इसी तरह के की भी 3 पार्ट्स है, ए और बी और सी। अब मैं कहता हूं कि जब एस का बी ए पार्ट, ए का बी ए पार्ट और के का बी ए पार्ट, ये तीनों आपस में कोलाइड करेंगे तब ये कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये कोलिजन भी होगा सिमल्टेनियसली। मतलब क्या है, वहां पर तो सिमल्टेनियस की बात हम इसलिए नहीं समझा सकते दूसरे एग्जांपल में क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स थे। यहां पर ऐसा भी, यानी हमारे पास लेट सपोज ऐसा हो रहा है कि इस एस मॉलिक्यूल का, ये हमारे पास एस मॉलिक्यूल है जिसका ये पार्ट ए है, और इस ए मॉलिक्यूल का ये पार्ट है जिसको हम कहते हैं पार्ट ए। ये क्या कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास ये एक और मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं के, और इसका ये पार्ट है पार्ट ए। अब ये क्या कर रहा है, इसके साथ टकरा रहा है। क्लियर है? ए मॉलिक्यूल का पार्ट ए एस मॉलिक्यूल के पार्ट ए के साथ कोलिजन कर रहा है,
सिमिलरली और इसी ही टाइम हमारे पास के मॉलिक्यूल का पार्ट ए भी इसके साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो ये कोलिजन क्या हो जाएगा, ये कोलिजन इफेक्टिव होगा, यानी यहां से हमें प्रोडक्शन मिल जाएगी अगर वो एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करे। लेकिन ये सारा कोलिजन क्या होना चाहिए, सिमल्टेनियस, यानी एक वक्त में इसका ए और इसका ए सारे एक वक्त में क्या होने चाहिए, आपस में कोलाइड करने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि एस मॉलिक्यूल का पार्ट ए और ए मॉलिक्यूल का पार्ट ए आपस में कोलाइड कर जाए और थोड़ी देर बाद यानी के का पार्ट ए भी आ जा रो एस के ए के पार्ट ए के साथ कोलाइड करेगा, तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पहले इन दोनों ने कोलिजन की और फिर ये वाला आ गया, फिर इसने क्या किया, कोलाइड कर दिया, तो ये वाला कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि ये कोलिजन हमारे पास सिमल्टेनियस कोलिजन नहीं हुआ। और अगर क्या होता है कि ए मॉलिक्यूल का पार्ट ए, एस मॉलिक्यूल का पार्ट ए और के मॉलिक्यूल का पार्ट ए, ये तीनों आपस में कोलाइड करते लेकिन एक ही टाइम पर, एट ए टाइम, तो ये वाला कोलिजन इफेक्टिव भी हो गया, यानी जो जो पार्ट हमें सर ने बताया था उस पार्ट से ये कोलाइड कर गए और एक साथ कोलाइड कर गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इफेक्टिव और सिमल्टेनियस कोलिजन की बात अब समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के लिए। अब इसके लिए ये ओरिएंटेशन की बात भी है। ओरिएंटेशन हम डायरेक्शन को कहते हैं, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जो होता है उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। अब जरा देख लो, ये हमारे पास क्या कर सकता है, इसका एक ओरिएंटेशन तो इस तरह हो सकता है कि ये हमारे पास ए का मॉलिक्यूल है जिसमें दो ए के एटम्स है, A2, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए के दो एटम्स है, और इसी तरह ये बी का मॉलिक्यूल है जिसमें बी के दो एटम्स है, जिसमें बी के क्या है, दो एटम्स। अब जरा देख ले, इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। सिमिलरली इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कोलाइड कर रहा है, तो ये वाला कोलिजन जो है ये इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, एट ए टाइम भी है, और यानी दोनों मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स कोलिजन में हिस्सा ले रहे हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट ओरिएंटेशन, और ये वो वाला ओरिएंटेशन है जो हमें रिएक्शन की वो दे सकते हैं, हमें रिएक्शन दे सकता है। दूसरा हमारे पास इसके लिए कोलिजन ये भी पॉसिबल है कि इस तरह हो जाए कि ये हमारे पास एक का मॉलिक्यूल जिसमें दो ए के एटम्स हैं, और ये बी का मॉलिक्यूल है जिसमें दो बी के एटम्स हैं। अब ये यहाँ से टकराते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये वाला कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है, ए और बी, इस मॉलिक्यूल का एक एटम्स और इस मॉलिक्यूल का एक एटम्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जबकि पीछे वाले बी एटम्स और ए एटम्स कोलिजन से क्या हो चुके हैं, महरूम हो चुके हैं फिलहाल के लिए। आप कहेंगे कि सर ऐसा भी होगा कि यानी पहले वो टकराएंगे फिर वो भी टकरा सकते हैं, तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन हम क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले ये कोलाइड कर जाए और फिर वो डायरेक्शन बदल जाए और फिर पीछे वाले भी आपस में कोलाइड करेंगे, तो ये सिमल्टेनियस कोलिजन नहीं हुआ। और हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन भी चाहिए और सिमल्टेनियस भी चाहिए, तब वो कोलिजन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। थर्ड हमारे पास ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह भी हो सकता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ए है जिसमें दो ए के एटम्स है, और यहाँ ये मॉलिक्यूल ऑफ बी है जिसमें दो बी के एटम्स है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। सो दिस इज आल्सो नॉट इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हो गई हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर। यहाँ जो हमें ओरिएंटेशन बैरियर मिल रहा है, परफेक्ट ओरिएंटेशन बैरियर, वो ये वाला है। क्लियर है। अब अगर ये ओरिएंटेशन बैरियर एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करेंगे तब ये रिएक्शन हमें ये प्रोडक्ट दे सकता है। और अगर इसने सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ बैरियर को तो क्रॉस किया, यानी परफेक्ट ओरिएंटेशन किया, परफेक्ट कोलिजन किया कर चुका है, इफेक्टिव और सिमल्टेनियस कोलिजन कर चुका है, लेकिन वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर चुका है, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये हमें कौन समझाता है, ये हमें कौन कहता है, कोलिजन थ्योरी। अब जरा देख ले, हम एनर्जी बैरियर की बात करें, एनर्जी बैरियर, दूसरा जो हमारे पास बैरियर है वो क्या है, एनर्जी बैरियर। तो मैं एक ग्राफ आपको बना के देता हूँ, जरा देख ले। ये मेरे पास एक ग्राफ है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में हमारे पास एनर्जी है
और इस डायरेक्शन में मेरे पास है इस रिएक्शन का, वो रिएक्शन हम दिखाते हैं। इस रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन पाथवे या रिएक्शन पाथ, वो रास्ता जिस रास्ते से रिएक्शन हो रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ एनर्जी है और इस एनर्जी पर मेरे पास क्या मौजूद है, रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, और यहाँ एक एनर्जी है जहां पर मेरे पास क्या मौजूद है, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और मैं कहता हूं कि जब ये रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जरा देख ले, अगर मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, तो ये हो गई हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स और ये हो गई हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यह हमारे पास है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमें क्या समझाता है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जरा देख ले, मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास एक खास एनर्जी बैरियर होगा जो इस रिएक्टेंट को क्रॉस करना है। इसने ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस किया है, अब वो एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करेगा। अब मैं कहता हूँ कि ये जो एनर्जी है इसको मैं मान लेता हूँ कि 10 जूल है, इसको मैं मान लेता हूँ 20 जूल है, इसको मैं मान लेता हूँ 30 जूल, इसको मैं मान लेता हूँ 40 जूल और इसको मैं मान लेता हूँ 50 जूल। तो मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पर इस रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी हासिल करनी है, यहाँ तक इसने पहुंचना है। अगर वो यहाँ तक एनर्जी हासिल करे तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जब हम इसको एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जब इस पॉइंट तक वो पहुंच जाएगा तो यहाँ से फिर वो डायरेक्ट क्या देगा, हमें प्रोडक्ट खुद ब खुद दे सकेगा। जब तक वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा वो प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं, अच्छा, यहां से लेकर यहां तक जो रिएक्टेंट ने एनर्जी हासिल की, यहां से लेकर यहां तक जो रिएक्टेंट ने एनर्जी गेन की और इस पोजीशन तक पहुंच गया, जिसके बाद वो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट दे गया, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जिस स्टेट पर वो पहुंच करा, इसके बाद वो क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। बास बुक्स इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और बाज इसको कहते हैं कि एनर्जी बैरियर। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर, इस पॉइंट को। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिफिनीशन कर सकते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को देना पड़ता है ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना दे, उस एनर्जी की मिकदार को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for a reactant having already some energy। अब जरा देख ले, यहाँ पर रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी तो है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक रिएक्टेंट के लिए चाहिए, उस रिएक्टेंट के लिए जिसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है, which is required for a reactant to cross the energy barrier, to cross the energy barrier या to form a transition state
ट्रांजिशन स्टेट या टू रीच अ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि वो क्या बना दे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, the minimum amount of energy which is required for a reacting having already some amount of energy to cross the energy barrier, कि वो क्या कर सके, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, या टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और जरा देख ले, यहां से यहां तक जो एनर्जी होती है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी, ईटी। इसको हम किस चीज से यानी रिप्रेजेंट करते हैं, ईटी से, थ्रीशोल्ड एनर्जी। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग कोशिश करें कि सारी चीज़ों को नोट करते जाए, क्योंकि फिर जब आप अपने पास बैठेंगे और इसको देखेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकती है। इसको भी मैं मिटाने वाला हूँ, तो आपको क्या करें, इसको भी नोट करें ताकि हमें जगह थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। अब जरा देख ले, जब ये दोनों बैरियर क्रॉस होंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, यानी वो प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेट भी करेंगे। अब जरा देख ले, दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, क्लियर है, तो वो इसके लड़ने से क्या हो सकता है, एक का हाथ टूट सकता है, यानी अगर वो चाहता है कि मैं इन दोनों को क्या कर सकूं, चलो लड़ने से, यानी लड़ने वाला एग्जांपल तो देना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, अब यहाँ समझाना है आपको, वरना हम एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं कि दो बंदे आपस में लव करना चाहते हैं कि यहाँ हमें हमारे बीच क्या हो जाए, लव डेवलप हो जाए, लेकिन फिर हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप लव की तरफ क्यों इतना ज्यादा वो हो जाते हैं। तो चलो इन दो बंदों को हम लड़ाते हैं, तो अगर वो लड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन दोनों की, यानी लड़ने से क्या होता है, एक का बाजू टूट जाए, हो सकता है एक का पैर भी टूट सकता है, तो अगर वो इस तरह लड़ेंगे कि इसका कोई प्रोडक्ट बन जाए, तो इससे लड़ने के लिए वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी एक दूसरे से के साथ टकराएंगे, और फिर एक खास एनर्जी के साथ भी। मिसाल के तौर पर ये दो बंदे आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो यानी यहाँ से ये क्या करे, इसको टच कर दे, तो यहाँ इसका हाथ टूट सकता है, और ये इसको टच कर दे तो यहाँ इसका हाथ टूट सकता है, लेकिन वो क्या कर सके, बिल्कुल यानी ओरिएंटेशन तो फिक्स है, बिल्कुल उसी ही पोजीशन से दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन वो उस एनर्जी के साथ नहीं टच करे जिस एनर्जी से इसका हाथ टूट सकता है या इसका हाथ टूट सकता है। तो इसको दोनों चाहिए। ये कोलिजन थ्योरी हमें एक बहुत ही डीप बात समझाती है। अब इसका मतलब आप और भी समझा सकते हैं, और भी ले सकते हैं। इन दो बंदे को क्या करना चाहिए, चलो इसकी तरफ हम नहीं जाते कि लेट सपोज मोहब्बत में दो बंदों से एक प्रोडक्ट हमें मिलनी चाहिए, तो अगर वो दो बंदे कोलाइड करते हैं तो इसके लिए एक तो उसके कोलिजन का ओरिएंटेशन भी परफेक्ट होना चाहिए, और फिर उस ओरिएंटेशन के साथ दोनों अतराफ से एनर्जी भी खास होनी चाहिए, तब वो क्या कर सकते, एक प्रोडक्ट हमें दे सकती है। तो उम्मीद करता था आपने ये वाला एग्जांपल भी अच्छी तरह गेन कर लिया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टर की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में मैं आपको रिलेशनशिप बताता हूँ कि ये हो गई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस। अब जरा देखिए, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ईटी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मेरे पास है 80 जूल्स पर मोल, 80 जूल्स पर मोल, और हमारे पास रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो है मेरे पास लेट्स सपोज 20 जूल्स पर मोल ऑलरेडी जो उसके पास मौजूद होती है। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, 80 माइनस 20 वो हो जाएगी 60 जूल्स पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनेशन भी समझाता हूँ। आपने ये भी लिखना है क्योंकि ये भी स्पेसिफिक मांगा गया है सिलेबस में। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी
it is an imaginary species having a it is an imaginary species having a energy greater than both reactants and products. तो ये एक ऐसा इमेजिनरी स्टेट है, एक इमेजिनरी स्पीशी है जो कि इसका फिजिकल कोई शेप नहीं है, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम इमेजिनरी इसको कंसीडर करते हैं, एक स्पीशी है जिसकी एनर्जी अभी हमने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इट्स लाइफ टाइम इज अ वेरी शॉर्ट। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -6 सेकंड्स इसका टाइम होता है। यानी 1 सेकंड का आप 10 की पावर -6 करें तो ये इसका लाइफ टाइम होता है। और एक बात ये याद रखें कि ये एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट अपीयर एंड डिसअपीयर इन अ सिंगल स्टेप। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं वो रिएक्शन की बात कर दूं कि हमारे पास क्या है, A2 प्लस D2 gives us 2AB। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म समझा दें उस एनर्जी लेवल डायग्राम से तो इस तरह होगा कि हमारे पास क्या है, A2 प्लस B2 क्या करेंगे, पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी A और A के बीच जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होने लगेगा। A और A के बीच जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक होने वाला है और A और B के बीच जो बॉन्ड है वो फॉर्म होने वाला है। इसी तरह B और B के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है और A और B के बीच जो बॉन्ड है वो यहाँ पर देख ले, यहाँ A2 का मतलब क्या है कि हमारे पास ये है और B2 का मतलब ये है कि हमारे पास है। इसी तरह B और B के बीच बॉन्ड है और A और A के बीच बॉन्ड है। तो ये जब रिएक्ट करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होने वाला है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकती है, A और B के बीच बॉन्ड। सिर्फ ये नहीं, एक और भी A और B के बीच बॉन्ड मिल जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2AB। इस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जरा देख ले, ये एक ही स्टेप में, यानी इस स्टेप को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप और ये भी वही हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। उसी ही स्टेप में ये इसकी फॉर्मेशन भी हो रही है और इस स्टेप में उसकी डिसअपीयरेंस भी हो रही है। तो ये हो गए हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम जाते हैं इसका रिलेशनशिप विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के साथ, यानी अर्हेनियस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसकी तरफ अब हम चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन rate of reaction and activation energy or rate of reaction and rate constant and एक्टिवेशन एनर्जी, इनके बीच जो रिलेशनशिप होगा वो हम कहाँ से लेकर आते हैं। तो जरा देख ले, हमारे पास क्या होता है कि ये एक मैं आपको ग्राफ दिखा दूं और इस ग्राफ के इस डायरेक्शन में मैं क्या लेता हूं, एक्स डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। FOM का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल की मिकदार। और यहाँ इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। लेट्स सपोज यह हमारे पास एनर्जी है 10 जूल, या हमारे पास एनर्जी है 20 जूल, या हमारे पास एनर्जी है 30 जूल, या हमारे पास एनर्जी है 40 जूल, या हमारे पास एनर्जी है 50 जूल, और या हमारे पास एनर्जी है 60 जूल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी वो मेरे पास कितनी है, यहाँ ये जो लाइन है ये हमें क्या समझाता है। लेट्स सपोज इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी मान लूँ कि जिस
जिन मॉलिक्यूल ने इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस किया तो वो क्या कर सकेंगे, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकेंगे। तो यहाँ से मैं अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी अगर यहाँ इस पॉइंट को मैं कह दूं कि ये मेरे पास है 10 मॉलिक्यूल्स, यहाँ मैं कह दूं 20 मॉलिक्यूल्स, 30 मॉलिक्यूल्स, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब ये 10, 20 हम सिर्फ आपको समझाते हैं, मे बी ये 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, एटसेट्रा। तो यहाँ मैं आपको एक ग्राफ समझा दूं कि लेट सपोज ये ग्राफ इस तरह आ रहा है। सॉरी, मैं जरा इसको और तरीके से बना दूं। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। क्लियर है? तो यहां पर देख ले, हमारे पास जब इतने मॉलिक्यूल्स है, जब इतने मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल ने, इन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल के पास, यानी 10 मॉलिक्यूल के पास इतनी सी एनर्जी है, फिर इतने मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, और इतने मॉलिक्यूल के पास अगर मैं कह दो कि ये जो बैरियर, ये जो नजर आ रहा है हमें, ये लेट सपोज यहाँ मैं कहता हूँ कि 35 मॉलिक्यूल्स है जिसके पास ये वाली एनर्जी है, और ये कहाँ पर है, यानी मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास 25 है, एनर्जी कितनी है, 25। तो मेरे पास 40 मॉलिक्यूल के पास 40 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 25, और इनके पास यानी 40 मॉलिक्यूल के पास हमारे पास 25 जूल एनर्जी जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है। बाकी आप देख सकते हैं कि 30 जूल एनर्जी हमारे पास इतने मॉलिक्यूल के पास है, 40 जूल एनर्जी हमारे पास सिर्फ इतने मॉलिक्यूल के पास है, 20 जूल एनर्जी हमारे पास सिर्फ इतने मॉलिक्यूल के पास है, 15 जूल एनर्जी हमारे पास सिर्फ इतने, 10 जूल एनर्जी हमारे पास इतने मॉलिक्यूल के पास है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, 25 जूल। तो मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास कितनी एनर्जी है, 25 जूल एनर्जी। और फिर इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। और जरा देख ले, ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये इन मॉलिक्यूल ने क्या किया है, इन मॉलिक्यूल ने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया है, क्रॉस किया है, और ये बहुत ही कम है। जरा आप देख लें, ये 20 तक है, कितने, यानी 20 तक का, और ये तो बुक में और भी नीचे दिखाया गया है। तो बहुत ही कम मिकदारों के पास सेंसरी, कम मॉलिक्यूल के पास, अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होगी, लेकिन उन सारे मॉलिक्यूलों में से हमारे पास बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी होगी जो इसको एनर्जी बैरियर तक पहुंचा सके। यानी इतने ही मॉलिक्यूल के पास हमारे पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सके, यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। जरा देख लें, यानी यहाँ पर देख लें, ये एनर्जी जो है 40 वाली, ये कितने मॉलिक्यूल ने क्रॉस की है, 20 मॉलिक्यूल ने, ये 20,000, अगर ये 1000 है तो 20,000, अगर ये लाख है तो 20 लाख, अगर ये करोड़ है तो 20 करोड़ मॉलिक्यूल ने क्या किया है, 40 जूल वाली एनर्जी क्रॉस की है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो 50 जूल वाली एनर्जी सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ने। इस तरह जितने आप जाएंगे आगे तो आपके पास और भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ से ये वाली एरिया जो है ये आपको ये समझाती है कि इतने मॉलिक्यूल ने एक्टिवेशन एनर्जी यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है। अब अगर ये एनर्जी, ये वाले मॉलिक्यूल आगे ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस कर सके तो आपके पास रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि very less fraction of molecules have crossed the energy barrier। बहुत ही कम मॉलिक्यूल ने क्या किया है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है।
अब ये ग्राफ किसने स्टडी किया है? हमारे अरहेनियस साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि वो वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की वो तादाद, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which have crossed the energy barrier, जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है, इन्होंने इसको इक्वल लिया है ए की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी के, ए की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये है हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स है ये वो मॉलिक्यूलों का फ्रैक्शन है जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द एनर्जी बैरियर इज क्या हमारे पास, उसको इन्होंने क्या कहा, ए की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। तो आपको अगर मैं समझा दो, ये वो वाले मॉलिक्यूल्स है, ये वो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल की वो तादाद है जिन्होंने एनर्जी बैरियर को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल किया है, जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। ये वो हमारे पास मॉलिक्यूल की वो तादाद है। अब जरा देख ले, ये तादाद जितनी ज्यादा होगी, अब ये इन मॉलिक्यूलों ने क्या किया है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है, तो आगे से वो अगर ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस कर सके तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। और अगर इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी, अब हम ओरिएंटेशन बैरियर को फर्स्ट कर लेते हैं कि वो भी क्रॉस कर चुका है, सिर्फ इसकी बारी है। तो अगर ये तादाद यानी इन मॉलिक्यूल की ये तादाद ज्यादा हो जाए जिन्होंने एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है, ये जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर उन मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा हो रही है जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है, तो वो डायरेक्ट वो फिर रिएक्शन भी कर लेता है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अगर इन मॉलिक्यूल की तादाद और जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है इनकी तादाद बढ़ रही है, तो इसके साथ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन बैरियर को फर्ज कर लिया कि वो इन्होंने क्रॉस कर लिया है। वो भी क्रॉस कर लिया और फिर इसके बाद एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस किया है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो इनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। या इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डायरेक्ट वो इक्वल है ए की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। क्लियर है? ये है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको आप क्या कह सकते हैं, अरहेनियस फैक्टर। इसको आप अरहेनियस फैक्टर भी कह सकते हैं, अरहेनियस फैक्टर। क्लियर है? अब आपको पता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है रेट कांस्टेंट के। आपने बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को, रेट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट के साथ रिलेट किया था। जरा देख लीजिए, सपोज हम लेते हैं रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0, 1, 2 जो भी आप लेते हैं, लेकिन के और आर के बीच क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आर और के बीच क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी आर जितना होगा उतने हमारे पास के भी होगा। इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ मैं आर की जगह के भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। सो दिस इज आवर अरहेनियस इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, अरहेनियस इक्वेशन है। और ये है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ये मिल जाए तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं, ये मिल जाए तो आप कांस्टेंट को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इनके बीच ये रिलेशनशिप मौजूद है। तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, आप दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर इनमें से कुछ वैल्यू दी गई है और आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है तो आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। और इनमें से कोई वैल्यू दी गई है और आपसे रेट ऑफ रिएक्शन को पूछा जा रहा है तो आप ये वाला रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को हम कहते हैं अरहेनियस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम एक और नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको मिटा दूं,
मैं ज़रा वीडियो की लेंथ चेक करूँ कि कितनी हो गई है। तो फिलहाल इसको स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं ज़रा यहाँ पर आपको समझा दूँ कि ये जो हमारे पास चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, आप भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले कि ज़रा देख ले कि हमारे पास बराबर है ए की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। इसको हम क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन, या इसको आप कह सकते हैं डिपेंडेंसी या एक्यूरेट डिपेंडेंसी of a rate constant on a temperature T। तो ये होता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप होता है, और उसमें दो तरह के रिलेशनशिप होता है। एक होता है एक्यूरेट डिपेंडेंसी आपके आंटी, और एक होता है अप्रॉक्सिमेट डिपेंडेंसी आपके आंटी। और जो अप्रॉक्सिमेट डिपेंडेंसी आपके आंटी है वो कुछ इस तरह है कि टी सी इज इक्वल टू के इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय के इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये होती है हमारे पास अप्रॉक्सिमेट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी। तो ये दो रिलेशनशिप होते हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच। इसको हम छोड़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, और ये एक्यूरेट डिपेंडेंसी आपके एंटी या अर्हेनियस इक्वेशन या रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक नाम ये भी है। और यहाँ से फिर मैंने आपको ये भी बता दिया, तो आपके पास नॉलेज में चीज़ें ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। एमडीकेट का टेस्ट है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो हर एक टॉपिक के बारे में। अब ज़रा देख लें, ये अर्हेनियस इक्वेशन जो है, इसका अगर हम क्या ले, नेचुरल लॉग ले, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग यानी एल एन के बराबर हो जाएगा एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, या इसको हम ले सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं समझाया कि यहाँ पर ये के क्या है। आपने लिखना है के इज अ रेट कांस्टेंट, ए इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अर्हेनियस फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ई जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये होगी हमारे पास जूल पर मोल में। टी जो है ये टेम्परेचर है लेकिन किस में होगा, ये केल्विन में होगा। और आर जो है दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आपको पता है कि इसकी एक वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एक यूनिट इसकी ये होती है, लेकिन ये जब हम गैस की बात करेंगे, प्रेशर की बात होगी, तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक होती है इसकी वैल्यू 8.314 जूल्स, 8.314 जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर चूंकि हम एनर्जी की बात करते हैं, तो याद रखें जहां पर एनर्जी की बात हो रही है वहां पर हम आर की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, जहां पर गैस प्रेशर की बात होती है तो वहां पर हम आर की ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली वैल्यू होगी, यानी जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस इक्वेशन के मदद से तो हम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास बस ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अब जरा देख लें नेचुरल लॉग, हमारे पास ये याद रखें कि नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी था,
तो इसलिए मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, यानी यहाँ पर बी की जगह हमारे पास e की पावर माइनस e डिवाइडेड बाय आर टी है। अब जरा देखो ये जो नेचुरल लॉग जो है, लेट्स सपोज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ये हमारे पास बराबर होती है लॉग ऑफ बेस e की एक्स, ये इसके बराबर होती है। क्या मैं क्या ले सकता हूँ कि लॉग ऑफ बेस e के इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e a प्लस log ऑफ बेस e की पावर माइनस e a डिवाइडेड बाय आर टी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ बेस e के इज इक्वल टू log ऑफ बेस e a प्लस ये क्या हो जाएगा, पावर इधर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस e a डिवाइडेड बाय आर टी इंटू लॉग ऑफ बेस e की e। तो यहाँ से आपको पता है कि जब हम लिखते हैं लॉग ऑफ बेस e और a की पावर x लिखते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि x लॉग ऑफ बेस e की a ये इसके बराबर होती है। तो हमने क्या किया, इसका जो पावर है ये हमने आगे लगा दिया और बाकी ये चीजें उस तरह लगा दी। और ये भी याद रखें कि log ऑफ बेस e की e इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होती है, तो इसको हम 1 लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ बेस e की k इज इक्वल टू log ऑफ बेस e a माइनस e a डिवाइडेड बाय आर टी। यहाँ तक हम आ चुके हैं, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका ग्राफ लेते हैं, किसके बीच, log ऑफ e की के log ऑफ बेस e का के क्या कहते हैं यार, आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, log ऑफ बेस e के और 1 ओवर t के बीच। तो ग्राफ हम किस तरह समझा इस इक्वेशन का, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास ये log ऑफ बेस e के इज इक्वल टू log ऑफ बेस e a माइनस e a डिवाइडेड बाय आर टी। तो इसमें इस तरह ले सकता हूँ कि log ऑफ बेस e के इज इक्वल टू माइनस e a डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय t प्लस log ऑफ बेस e a। अब जरा देख लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ ले सकते हैं, जरा देख ले, x एक्सिस पर हमारे पास 1 ओवर t है और y एक्सिस पर हमारे पास log ऑफ बेस a का k है, और इनके बीच कौन सा ग्राफ हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, क्योंकि हमारे पास जरा देख ले m की जगह माइनस e a है, तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर हम यहाँ इसका स्लोप ले तो इसका ये थीटा जो है, ये थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा, और वो हमारे पास होती है बराबर स्लोप के, और स्लोप मेरे पास बराबर है नेगेटिव ई ए डिवाइडेड बाय आर के। तो ये हो जाएगा ग्राफ बिटवीन log ऑफ ए की पावर के वर्सेस 1 ओवर टी। इस ग्राफ का इस्तेमाल करके और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ये इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप एक्टिवेशन एनर्जी ई ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिवेशन यानी इस ग्राफ को इस्तेमाल करके और फिर उस अर्हेनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप यहाँ से ई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो। अब हम क्या करते हैं, इसको log ऑफ बेस 10 की शक्ल में देखते हैं। इस इक्वेशन को log ऑफ बेस 10 की शक्ल में, तो आपको पता है कि log ऑफ बेस e की पावर x जो होती है वो बराबर होती है 2.303 log ऑफ बेस 10 की पावर x। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लगा सकते हैं 2.303 log ऑफ बेस 10 के इज इक्वल टू log ऑफ
सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 2.303 log ऑफ बेस 10a माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 2.303 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा कि log ऑफ बेस 10 के बराबर हो जाएगा log ऑफ बेस 10 ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ log ऑफ बेस 10 log ऑफ बेस 10। तो इसके लिए अगर आप ग्राफ लेंगे log ऑफ बेस 10 के वर्सेस tan के बीच, तो वो किस तरह आ सकता है कि आपने इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के मुताबिक बनाना है, तो किस तरह हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 1/t प्लस log ऑफ बेस 10a। तो अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी स्लोप जो है m की वैल्यू नेगेटिव में है और यहाँ x की जगह मेरे पास 1/t है और y की जगह log ऑफ बेस 10k है। y एक्सिस में ये है, एक्सिस में 1/t है और m की जगह यानी स्लोप की जगह हमारे पास माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर है, यानी नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट हमारे पास इस तरह आएगा। ये हो गई हमारे पास थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा स्लोप, और स्लोप हमारे पास है माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर, सॉरी 2.303 आर के। तो ये हो गई हमारे पास log ऑफ बेस 10 वर्सेस tan के बीच 1/t के बीच, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/tan के बीच ग्राफ। आई थिंक इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं देख लो कि इसके अलावा आगे कुछ है तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने ये इक्वेशन याद करने हैं। एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, ये अर्हेनियस का सिंपल इक्वेशन है और ये अर्हेनियस का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ log ऑफ बेस ई, और ये अर्हेनियस का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ log ऑफ बेस 10। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपने याद करने हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स, वो इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा कि इस इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल्स के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह न्यूमेरिकल्स को हल करने में यहाँ से हम मदद ले सकते हैं। तो वो आई थिंक 10 या 12 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, तो वो हम अलग से, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपलोड हो जाए। अब यहाँ तक आप ये क्या करें, नोट करें, ये भी काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।